नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप बेहतर अनुभव कर रहे होंगे। भगवान से दुआ है कि इस कोरोना को जल्दी हरें और वापस ग्राउंडों पर वो चहल पहल, सड़कों पर पहिए भागते हुए नजर आएँ, खेलों के मैदान फिर से गूंजें। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और इस समय मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा जितना प्रतिशत हो सक रहा है मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोग अपना 100% नहीं दे रहे हो। खैर, मेरा जो काम है वो मैं करता हूँ और करता रहूँगा। ना मैं लोगों को कहने से रुका था, ना रुका हूँ और ना कभी रुकूँगा। आप लोगों को भी नहीं रुकना है। ऐसे मत सोच यार क्या बड़ा मेहनत कर रहा है, कहीं इनके दिमाग में आग कुछ पीछे कमा रहे हैं। ना यार, कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। आप लोग करोगे आपको मिलेगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक, पहले मैं आपको पिछले जो वीडियो से में हम लोगों ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों को हम लोगों ने क्या कर लिया था, विभाजन कर लिया था। अब आज हम लोग थार के मरुस्थल को पढ़ेंगे। अब मरुस्थल हम एक बार पढ़ नहीं सकते, मरुस्थल की बहुत सारी बातें हैं, तो हम क्या करेंगे एक एक बातें को ध्यान से पढ़ेंगे। तो 3 या 4 पार्ट्स पढ़ेंगे इसके, फिर थार का मरुस्थल पूरा हो जाएगा। अगर एक बार आपके भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए तो आपको ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस आ गया, बाकी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में आपको उतनी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। पहले अब मैंने इस वजह से लिख रखे हैं क्योंकि जो टाइम खर्च हो सिर्फ समझाने में हो जाए, लिखने में उतना खर्च ना हो, ठीक है ना। तो वो तो अपने कोई बात ही नहीं है। चलो क्या पढ़ रहे हैं, थार का मरुस्थल। देखो थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है उसकी सीधी सीधी बात पहली तो ये है, आपसे पूछे भाई थार का मरुस्थल कितने देशों में है, तो आप भी जानते हो कि राजस्थान में इसका मुख्य भाग। तो इधर राजस्थान के कौन पड़ता है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में है और एक भारत में, 2 तो देशों में है। ये 4 स्टेटों में कौन कौन से में, इधर देखो यहाँ गुजरात है, अपने राजस्थान हो गया, ये पंजाब और हरियाणा, तो 4 स्टेटों में है और 2 किस में है, देशों में, 4 स्टेटों में। ये तो इसकी बात होगी। इसे कहते हैं क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो युवा मरुस्थल कहते हैं इसको। युवा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आज भी कहीं ना कहीं जन्म दे रहा है। मतलब दुनिया की जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो क्या है, इसी का है। इसे शॉर्ट में थली भी कहते हैं। अब जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 2,33,000 है कुल भारत में, लेकिन हमें तो राजस्थान से मतलब है। परसों हमें राजस्थान पूछेगा तो राजस्थान का 1,75,000, ठीक है, 1,75,000 है इसका राजस्थान में। अब हम इस पूरे मरुस्थल को ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग उतने ध्यान से समझ। देखो ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसे हम लोगों ने 2 पार्टों में बांट लिए। देखो ये यहाँ पे अरावली है और ये अरावली के ऊपर है जो ये क्या है, मरुस्थल है। इस मरुस्थल को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इस मरुस्थल को मैंने 2 भागों में बांट लिया। एक का नाम है शुष्क मरुस्थल और एक का नाम है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अरावली के जो पास वाला मैंने बांटा है वो तो अर्धशुष्क होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बारिश होती है, थोड़ी बहुत तो है, और इसके जो अलावा है इधर वाला वो शुष्क होगा, बिल्कुल जो क्या है, सूखा। अब पहले हम इस शुष्क को पढ़ेंगे फिर इस अर्धशुष्क को पढ़ेंगे। आपसे पूछे अब इस शुष्क को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक बालू का युक्त, एक बालू का मुक्त। कितने प्रतिशत क्षेत्र बालू का युक्त है, लगभग 60% क्षेत्र जिसमें क्या है, बालू का है। तो ये तो हो गया कि कहाँ है, कितना प्रतिशत है। अब हम दूसरी जो बात है उस बात को समझेंगे कि यहाँ पर एक चीज तुम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, टीला या टिब्बा। टीला या टिब्बा क्या होते हैं, देखो टीला टाबा उनको अब तो खैर कौन जाने हम, लेकिन जो आपके दादाजी हैं, दादी हैं, उन्होंने इनको अच्छे से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं टीलों में उन्होंने 12 बच्चे पैदा किए। थारी बस की कौन था, एक को कर सकूँ, इन्हीं टीलों में रह करके। इन्हीं टीलों को साहित्यिक भाषा में दोहरे बोला जाता है, दोहरे, ठीक है। सेटेज लिख दी ना, आ धरती दोहरारी या मीठी मोरारी या धरती रो रुतबो ऊंचो, बात कहे कूचो कूचो, या फागा में नाची मीरा, या बाटा में चमक्या हीरा। तो जो हम तो कहते हैं ना टीला कहते हैं, टीला माटी का टीला है ना, रेत का टीला, तो टीले कहते हैं हम तो साहित्यिक भाषा में, इन्हें दोहरे कहते हैं। और इनको ही जैसलमेर की भाषा में क्या बोला जाता है, दरियर पूछा जा चुका है, पर्सन ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये पढ़ते कैसे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ 2 हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। मान लीजिए इधर से हवा चल रही है यहाँ से, ठीक है, फास्ट वेव,
जैसे हवा चलेगी तो हवा जिस गति के साथ चलती है उस गति के साथ जब हवा चलेगी तो लाइनें ऐसे 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 कैसे करके सीधी सीधी लाइनें बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरिडोर कह देते हैं। ठीक है, बकरी अकड़ियाँ इसमें चलती हैं। आप साइड में इमेज में देख सकते हो कि जब हवा तेज चलती है तो ऐसे लाइन लाइन पड़ जाती है, क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। और आडे क्या होते हैं, जब हवा धीरे धीरे चलती है, आराम आराम से चलती है, बिल्कुल स्लो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह, तब समझ लेना, तब आडे बनते हैं, ऐसे ऐसे आडे बनते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये आडे बन गए और ये खड्डे बन गए। कई बार क्या होता है, बरखान और बरछान का प्रश्न पूछा जा चुका है। कई बार जब हवा धीरे धीरे चलती है तो ये बिल्कुल ऐसे गायों के सींग की तरह ऐसे मुड़ जाते हैं, तो फिर इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बरखान या बरछान कहते हैं। ठीक है, ये भी हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं। किसे बनते हैं, हवा के विपरीत दिशा में। अब बातें करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा भाई, मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं। देखो ये मैं यहाँ 58% है, लेकिन हमने तो गुरुजी कुल ये पढ़ा है कि कुल मरुस्थल 61.11% है। ये कहानी तो हमारी समझ नहीं है, समझो इस कहानी को। इस कहानी में है क्या, आपने एक शब्द सुना होगा, रेगिस्तान का मार्च। क्या सुना होगा, रेगिस्तान का मार्च। मार्च क्या होती है गुरुजी, मार्च तो महीना बोली ना, मार्च महीना कौन बोली, मार्च कहीं और को बोली। आपने कई बार सुना होगा कि फौज मार्च कर रही है। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। वैसे तो जो 58% मरुस्थल हो यहाँ इन 12 जिलों में ही है, लेकिन यहाँ इस अरावली के बीच में कहीं ना कहीं जगह है, उस जगह से मिट्टी इधर भी आना शुरू हो गई है, और इधर आने के कारण मरुस्थल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है जैसलमेर का गांव है, कौन सा, नाचना गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है, नाचना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक गांव तो ऐसा आ चुका है, समझो पूरी तरह साफ हो गया, वनस्पति विहीन हो गया, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है। ये कैसे बना, आप इसे ऐसे समझिए एक मिनट के लिए कि आपके गांव में कोई एक दारू पीने वाला है। ठीक है, वो अकेला तो पीता ही है, अकेला पीने के साथ साथ तो 5 भाई को मलर और पावे फ्री में। ठीक है ना, तो 5 भाइयों को पिला, खुद तो पी रहा है लेकिन 5 को और पिला रहा है। उन 5 में 4 तो ऐसे जो कुछ ना कुछ, 3 तो ऐसे कुछ ना 3 4 तो ऐसे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक भाई तो सवार उठता है, दारू मुंडस धोए। ठीक है, तो वो तो पूरी तरह साफ हो चुका है। तो ये मैन जो पिलाने का काम कर रहा है, जो इनका का कौन है, लीडर जो फैलाने का काम कर रहा है, वो क्या है, नाचना गांव है। जो मैन क्या कर रहा है, मरुस्थल का मार्च कर रहा है। और ये सम जो इनमें एक भाई सबसे ज़्यादा दारू पीता है, वो क्या हो चुका है, वो सम है। ठीक है, तो पूर्णतः वनस्पति विहीन गाँव कौन सा है, सम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपने समझे, शुष्क मरुस्थल हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये जो है मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में काजरी वैज्ञानिकों ने एक जल पट्टी खोज करके निकाली। गुरुजी काजरी क्या है, काजरी 1965 में शायद इसे नाम दिया गया था, काजरी। देखो वो जो मोटिवेटेड खोजी थी ना, वो इसी ने खोजी थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा नाम पूछा जा चुका है। ठीक, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर। पिछली परीक्षा में पूछा गया था, आफरी क्या है, आफरी क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में। अब ये जब ये इनका काम क्या करता है, ये जो संस्था है, ये कोई ना कोई चीज़ें क्या करती है, खोजती रहती हैं। मान लो किसी की कोई हड्डी वड्डी मिली तो उस हड्डी पे क्या करती है, शोध करती है, ये काम होता है इनका। तो इन्होंने मोहनगढ़ से और पोखरण के बीच में एक लाठी सीरीज खोदी। जो डांग सीरीज है वो तो अपने भरतपुर के वहाँ है, लाठी सीरीज यहाँ है। मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक लाठी सीरीज खोजी। अब ये क्या था, खैबर की सरस्वती का ये भाग है, ऐसा कहा गया। तो इसके लिए जो पानी मिला वो कौन सा मिला, मीठा। इसे भूगर्भीय जलपट्टी कहते हैं। भूगर्भीय जलपट्टी क्यों कही, भूगर्भीय जलपट्टी क्योंकि भू यानी धरती के गर्भ यानी अंदर ये पाई गई थी, इसलिए इसे भूगर्भीय जलपट्टी कहते हैं। ठीक है, अब इस जो जलपट्टी है इसके अंदर कई घासें पाई गई, सेवण, धामण और करड़ी तरड़गम। सेवण, धामण, करड़ी, तरड़गम। सेवण जो घास होती है, इसे कटने के बाद लीलन कहा जाता है। और जो दामन घास होती है, इस दामन घास से क्या होता है, जो घाव होती है वो भरने के काम कौन सी आती है, दामन। इस सेवण में क्या होता है, हमारा जो राजकीय क्या पक्षी गोडाउन इसमें क्या देता है, ये उसकी पर्सनल स्त्री है, यहाँ उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ ली। पहले मैं इस वजह से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए, सिर्फ समझा हुआ काम रहे, क्योंकि आप लोग काम सिर्फ समझने गए, सिर्फ समझेंगे और पर्सन तो कन्फर्म आता है। ठीक है, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो, देखो कई लोग तो बेचारे ऐसे आ जाते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब इस वजह से नहीं करते हैं और देखते इस वजह से नहीं है, भाई मत ना कहा पीछा मलता हूँ। अरे भाई मल भी रहे हैं तो यार, तो कह जाओ रे, तेरा थोड़ी ले रहे हैं, आपसे थोड़ी ले रहे हैं,
हमारी मेहनत करें, रात के 1 बज रहे हैं फिर भी आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं ना, ये मेहनत ही है भाई। आप रात रात भर जाके पढ़ो, नौकरी कैसे नहीं लगोगी। तो आप सोचे भाई नौकरी लग गया, अपनी मेहनत भी तो कितनी की है, हम लोग भी तो आप लोगों के लिए मेहनत करें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो आ रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, शेयर भी करें। आपका ही परिवार है, आप लोग जुड़ोगे तो परिवार बढ़ेगा। जब लाइव आएंगे जब तो देखना मजे हो जाएंगे। और इंग्लिश के वीडियो सब आपके लिए पूरी क्लास आपको डली हुई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।